हेलो स्टूडेंट्स। आज हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के केम कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉल साइंस पेपर सेकंड के एक महत्वपूर्ण पाठ पर एक स्वलिखित आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका टॉपिक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों के रूप में रामायण एवं महाभारत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। यह परंपरा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में के प्रारंभ से भी अधिक पुरानी है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा वैदिक युग से प्रारंभ हुई और यह वहीं 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन की स्थापना तक चलती रही। बाद में विदेशी आक्रमण होने पर नए धार्मिक आंदोलन, नई जातियों, श्रेणियों एवं संघों के जन्म लेने पर समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से भारतीय चिंतन में नए नए विचारों ने जन्म लिया। भारतीय राजनीतिक चिंतन धारा के अध्ययन के निम्नलिखित स्रोत हैं: भारतीय साहित्य, विदेशी वर्णन और पुरातत्व सामग्री। पहला, भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, स्मृतियां, बौद्ध व जैन साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि हैं। वैदिक शास्त्र। भारतीय राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक प्रारंभिक स्रोत वेद हैं। वेद को प्राचीन भारत की सभी विधाओं का, कलाओं का मूल माना जाता है। वैदिक वाङ्मय से तत्कालीन इतिहास, भूगोल, सामाजिक संगठन एवं वैदिक राष्ट्र की तत्कालीन शासन पद्धति का पर्याप्त परिचय मिलता है। वेद आर्य सभ्यता और संस्कृति के मूलाधार हैं। वैदिक साहित्य के सर्वप्रमुख ग्रंथ तथा विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद के संबंध में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा है कि जब तक भूतल पर नदी और पर्वत रहेंगे, तब तक लोगों में ऋग्वेद की महिमा का प्रचार रहेगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में राज्य व शासन की उत्पत्ति, राजतंत्र की व्यवस्था, राजा का अधिकार व कर्तव्य, मंत्रिपरिषद का संगठन व उनके कार्य तथा शासन की नीति आदि का व्यापक वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में विशेष रूप से आर्यों का प्रसार व उनके द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था व द्रविड़ों से संघर्ष आदि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों और कर्मकांड की महानता है। इसमें अनेक स्थल पर राजा द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का उल्लेख है। इससे उस समय राजपद की प्रतिष्ठा कैसी थी, कर्मचारी कौन थे, प्रजा से कौन कौन से कर वसूल किए जाते थे इत्यादि के विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें बहुत से ऐसे स्थल भी हैं जिनमें विभिन्न जातियों के परस्पर संबंध, अधिकार और स्थिति का विवेचन है, जिससे भी राजतंत्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अथर्ववेद के मंत्रों से भी राजपद के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में वैदिक साहित्य में ऐसे शासन सिद्धांत का वर्णन हुआ है जो आधुनिक समाज के राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं। दूसरा, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ऐत्रेय, पंचवी, शतपथ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐत्रेय से प्राचीन राजाओं के राज्याभिषेक की व्यवस्था का, शतपथ से गांधार, कैकेय, कुरु, विग्रह, कौशल राज्यों की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों में हमें राजा परीक्षित से राजा बिंबिसार के काल तक के इतिहास का विशद ज्ञान प्राप्त होता है। रामायण व महाभारत। रामायण व महाभारत से उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। रामायण व महाभारत
तत्कालिक हिंदू राज्य व्यवस्था एवं युद्ध व्यवस्था का विपुल ज्ञान कराते हैं। राजशास्त्र की विशद एवं विस्तृत व्याख्या करने वाले शास्त्रों के अंतर्गत वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास कृत महाभारत का अध्ययन महत्वपूर्ण है। रामायण वाल्मीकि ने अपने रामायण में भारत के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आदर्श रूप राजनीति वातावरण प्रधान है तथा राम कथा के माध्यम से इस देश की राजनीति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रामायण में राजा, अधिकारी वर्ग, सामंत, प्रजा और यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी राजनीति के प्रभाव से प्रभावित हैं। रामायण कालीन राज्यों का संचालन धर्म द्वारा होता था। उस समय धर्म किसी वर्ग, विशेष जाति या सांप्रदायिक तत्व से प्रभावित न होकर सदाचार, आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण आदि भावनाओं के स्तंभों पर आधारित था। रामायण में वर्णित यही धर्म राज्य का आधार स्तंभ होने के कारण आज के युग के लिए मार्गदर्शन के रूप में अवस्थित है। अतः आदर्श राज्य की स्थापना के लिए रामायण में उल्लिखित राजनीतिक तत्वों के अवलोकन की आवश्यकता इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। रामायण के अनेक स्थानों पर अंग, काशी, कौशल, कैकेयी, मगध, मिथिला आदि स्वतंत्र राज्यों के नाम मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि रामायण कालीन भारत में छोटे बड़े अनेक जनपद थे। राजा की नियुक्ति प्रायः सामंत राजाओं की सहमति भी आवश्यक होती थी। रामायण में आदर्श राजा की उपमा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण से दी गई है। राजा देश का शासन मंत्री परिषद की सहायता से चलता था। रामायण में शासन के 3 अंग सभा, मंत्रिपरिषद तथा शासनाधिकारी कहे गए हैं। न्यायाधीशों के लिए उत्तरकांड में धर्मपालक शब्द मिलता है। इसके अलावा भी गुप्तचर व्यवस्था, दुर्ग, सेना, युद्ध आदि के संबंध में विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत का स्वरूप अर्ध पौराणिक तथा अर्ध ऐतिहासिक है। महाभारत के अंत में शांति पर्व के अंदर राज और सरकार का उल्लेख मिलता है। इससे राज्य शास्त्र की विकास परंपरा पर काफी प्रकाश पड़ता है। महाभारत से राज्य की उत्पत्ति और सरकार के विभिन्न कार्यों का भी काफी ज्ञान होता है। महाभारत में राजशास्त्र के अनेक विद्वानों व राजनीतिज्ञों के नामों का भी विवरण प्राप्त होता है, जैसे कि विशालाक्ष, इंद्र, बृहस्पति, मनु, शुक्र, कश्यप, कात्य, योगाचार आदि के राजधर्म से संबंधित और अनेक नीति श्लोकों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। शांति पर्व के अलावा इस ग्रंथ में राजधर्म खंड एक अलग अध्याय ही है। सभा पर्व में आदर्श प्रशासन की कल्पना की गई है, तो अवि पर्व अध्याय में शासक के ऐसे अधिकारों के औचित्य को सिद्ध करने का यत्न किया गया है जिन्हें शासक अनुपयुक्त वातावरण में करता है तथा समान तथा जो राजनीति के सिद्धांतों के प्रतिकूल होते हैं। वान पर्व में भी इस संदर्भ में कुछ दृष्टांत उल्लेखनीय प्राप्त होते हैं। अद्यपि महाभारत की राजशास्त्र विषयक सामग्री अनेक दंत कथाओं पर आधारित है, पर इस दिशा में यह सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन दंत कथाओं के आधार पर इस राज्य शास्त्र की सामग्री को निराधार एवं अनुचित नहीं कहा जा सकता। महाभारत में इस प्रकार का वर्णन आता है कि सर्वप्रथम जनकर्ता ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोकों के अंदर दंड नीति की रचना की। इस रचना के पश्चात इंद्र, बृहस्पति और मनु ने आगे चलकर इसको एक संक्षिप्त रूप प्रदान किया। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन भारतीय राजशास्त्र पर प्रकाश डालने वालों शास्त्रों में महाभारत का विशेष स्थान है, क्योंकि राजनीति में संबंधित प्रायः सभी तथ्य इसके अंदर समाविष्ट हैं। इस प्रकार यह आलेख खत्म होता है। धन्यवाद।